क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर एस ने ब्लैक बियर्ड को उस फाइट में मार दिया होता? तो इससे पूरी स्टोरी कैसे बदलती और एस का बाद में क्या होता? आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में अगर ऐसा हुआ होता तो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन बटन दबा के चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एस का ब्लैक बियर्ड को हराने के बाद उसके टाइटैनिक कैप्टन्स शॉक्ड हो जाते हैं। बट जैसा कि हमको पता है कि वो सारे के सारे क्रिमिनल्स और मर्डरर्स है, तो उनमें से कोई भी अपने लेट कैप्टन का बदला लेने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं और शायद सब अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। सिर्फ एक ही बंदा जो शायद पीछे रुकता अपने कैप्टन का बदला लेने के लिए, वो है जीसस बर्गस, जो बाकियों से थोड़ा ज्यादा लॉयल लगता है। वो तुरंत एस से बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये उसके लिए एक अच्छा एंड नहीं होगा। मतलब सोचो जरा, मेन स्टोरी में वो बंदा साबो से ड्रेस रोसा में कुत्ते की तरह पिटा था, तो एस के सामने क्या चांस है उसके? जी हाँ, बिल्कुल जीरो। बर्गस और ब्लैक बियर्ड दोनों को हराने के बाद एस वापस से व्हाइट बियर्ड के पास जाता, अपनी जर्नी शुरू करता। और क्योंकि उसने टीच को मार दिया और क्योंकि उसने टैच का बदला लिया, तो उसके जो क्रू मेंबर होते वो उसको एक हीरो मानते और एक सेलिब्रेशन थ्रो करते। एंड यहाँ पर व्हाइट बियर्ड शायद एस को बताता कि सैंक्स उसके जाने के बाद मिलने आया था, ताकि उन सबको ब्लैक बियर्ड के बारे में वो वॉर्न कर सके। एस ये सुनकर काफी खुश होता कि सैंक्स उसके लिए वरीड था और उसे वो टाइम याद आएगा जब उन्होंने एक विंटर आइलैंड पर पार्टी की थी। अगले कुछ दिनों तक चीजें शांत रहती और सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद एस सेकंड डिवीजन कैप्टन की अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता, लेकिन उसकी दुनिया एकदम से बिखर जाती जब उसे खबर मिलेगी कि लूफी और उसका पूरा क्रू अपेरेंटली मर चुका है। एस बहुत गुस्सा होगा और व्हाइट बियर्ड से साबाओडी जाने की परमिशन मांगेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सके कि क्या हुआ। एस लोकल से कुमा और स्ट्रो हेड्स के इंसिडेंट के बारे में पूछेगा, लेकिन उसे कुछ काम का पता नहीं चलेगा। लेकिन इतने सारे लोगों से बात करने की वजह से ये खबर फैल जाती कि एस आइलैंड पर है और वो इन्फॉर्मेशन जल्द ही रेलिंग तक भी पहुंच जाती, जो खुद एस के पास आता और एस को अपने बार में बिठाकर उसे दारू पिलाता और साथ ही उसे अपनी असलियत भी बताता, जिससे कि एस शॉक्ड हो जाता वहीं पर ही। एंड जो भी वो पूछेगा रेलिंग उसको सब बताएगा जो उसने सीधा कुमा से सुना था, और एस को रिवील करेगा कि उसका भाई असल में जिंदा है, जिसके कारण वो आराम से चैन की सांस लेता और एस हमारा रेलिंग को हर चीज के लिए थैंक यू बोलता और व्हाइट बियर्ड के पास वापस से लौट जाता। लेकिन मजेदार बात ये है कि जैसे ही एस जाएगा, लूफी साबोडी वापस आ जाएगा। देखो, क्योंकि एस इस बार कैप्चर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि मरीन फोर्ड वॉर नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लूफी इम्पेल डाउन नहीं जाएगा और उसको रेस्क्यू करने, और उसकी बजाय साबोडी वापस आएगा अपने क्रू से वापस मिलने के लिए। तो क्या इसका मतलब है कि टाइम स्किप नहीं होगा? खैर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे स्ट्रो हेड वापस आएंगे, रेलिंग को रियलाइज हो गई लूफी न्यू वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, और कुमा के साथ जो हुआ उसके बाद वो स्ट्रे हेड्स को अपने साथ क्रू का ट्रेन करने के लिए कन्विंस करेगा, जिसके कारण से स्ट्रे हेड्स अलग नहीं होंगे। टाइम स्किप फिर भी होगा और हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल की तरह लगभग 2 साल तक चलेगा। यह भी इम्पोर्टेंट है कि वन पीस की दुनिया ओवरऑल की वर्जन में काफी अलग होगी। सबसे पहले ये देखते हुए कि ब्लैक बियर्ड मर चुका है, सारे प्रेसिडेंट इम्पेल डाउन में ही रहेंगे, जिसमें बग्गी, मिस्टर 2, मिस्टर 3 और क्रोकोडाइल शामिल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेंगोकू रिटायर नहीं होगा। भले ही हम इस बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये वॉर ही थी जिसके कारण सेंगोकू को आखिरकार अपनी पोजीशन से रिटायर होना पड़ा था, और क्योंकि इस बार वॉर नहीं होगी, वो फ्लीट एडमिरल बना रहेगा। तो अकोईजी और अकाइनु पंक हैजर्ड पर एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और दोनों अपने एडमिरल पोजीशन पर बने रहेंगे। अब जब स्ट्रो हेड्स ट्रेनिंग में बिजी हैं, तो एस अपनी खुद की जर्नी पर निकलेगा, एक रिटर्न प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो उसने किसी से किया था। हाँ, मुझे लगता है कि स्टोरी के इस पॉइंट पर एस एक्चुअली काइडो से वानो को आजाद करने की कोशिश करेगा। अब मुझे डाउट है कि व्हाइट बियर्ड बीस्ट पायरेट के खिलाफ फुल आउट वॉर का रिस्क लेंगे, तो ज्यादा लाइकली है कि वो एस को सिर्फ कुछ क्रूमेट्स ले जाने देंगे और ये मिशन ज्यादा चुके से करेंगे। एस जल्दी ही वानो पहुंच जाएगा अपने छोटे ग्रुप के साथ, जिसमें शायद जो मरोको और कुछ कमांडर्स होंगे। तो क्या ये ग्रुप एक्चुअली में काइडो को हरा सकता है और आखिरकार वानो को उसकी ट्राइनी से बचा सकता है? खैर ये इतना आसान नहीं होने वाला है। देखो, भले ही एस काफी स्ट्रॉन्ग है, वो अभी भी स्ट्रेंथ के मामले में काइडो के आसपास भी नहीं है। एस के ग्रुप के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो जितना हो सके उतना समुराई और सिटीजन को वहाँ से निकालने की कोशिश करें और उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए कन्विंस करें। भले ही मेन स्टोरी में ये काम कर गया था क्योंकि किमोनो और मोमोनोसुके ने हेल्प की थी लूफी और स्ट्रो हेड्स की, ये बहुत अनलाइकली है कि एस किसी को कन्विंस कर पाएगा। तो उसका एक ऑप्शन होगा कि वो सीधे काइडो से जाकर भिड़ जाए और उसके क्रू के
के इतने बड़े साइज को देखते हुए एस और उसका दोस्त बुरी तरह हार जाएंगे और वो वानोस से अपनी जान बचाकर भागेगा वहाँ से। एस एक बार फिर कसम खाएगा कि वो सही वक्त आने पर वापस आएगा। फिलहाल उसका नया ऑब्जेक्टिव शायद जिम्बे को होडी जोन्स सिचुएशन में असिस्ट करना होगा। ये नोटिस करने की बात है कि फिशरमैन आइलैंड पर कई पायरेट शिप्स गायब हो गई हैं। आखिरकार 2 साल बाद स्ट्रॉ हैट्स अपनी ट्रेनिंग फाइनली खत्म कर लेंगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इस बार वो बिना किसी देरी के पंक हैजर्ड पहुंच जाएंगे क्योंकि होडी जोन्स से एस और जिम्बे ही निपट चुके होंगे। स्ट्रॉ हैट्स फिर किमोनो और मोनोस्को से पंक हैजर्ड पर मिलेंगे जो इस बार एक बुल नॉर्मल आइलैंड होगा क्योंकि अकाइनो और अल्कोजी का ड्यूल कभी हुआ ही नहीं। ओरिजिनल की तरह स्ट्रॉ हैट्स स्मोकर की हेल्प से सीजर को हराने का तरीका ढूंढ लेंगे और लोग के साथ अलायंस बनाने के बाद आइलैंड छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि अल्कोजी ने मरीन से कभी रिजाइन नहीं किया, इसका मतलब है कि स्मोकर को डोफ्लेमिंगो मार देगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक चांस है कि अल्कोजी किसी अनऑफिशियल बिजनेस के लिए पंक हैजर्ड पर आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए उसे शायद वहाँ विगरो की जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ पर गया हो। मरीन्स को वहाँ पर स्पाई होने का शक है तो वह स्मोकर को डोफ्लिंगो से बचा लेगा जैसे ओरिजिनल में हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वर्जन की स्टोरी में नए मरीन एडमिरल्स के लिए ग्लोबल ड्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब ग्रीन बुल और फुजितोरो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार अल्कोजी फुजितोरो के बजाय ड्रेसरोसा जाएगा। वो शायद ये करने के लिए वॉलंटरी करेगा ताकि वो डोफ्लिंगो पर नजर रख सके। और खैर मेरे को ये लगता है जो हमारा कोलिजियम इवेंट था वो नहीं होगा, उसकी बजाय स्ट्रॉ हैट वर्सेस डोफ्लेमिंगो के बीच में मामला जल्दी ही गर्म हो जाएगा और जो हमारी रेवोल्यूशनरी आर्मी मेंबर्स होंगे वो ज्यादातर स्ट्रॉ हैट्स के साथ से लड़ेंगे ताकि डोफ्लेमिंगो की वेपन फैक्ट्रीज को वो तबाह कर सके। इससे लूफी को आर्मी कुछ मेंबर्स और अपने खोए हुए भाई साबो से मिलने का टाइम मिलेगा। लेकिन क्या साबो इस वर्जन में लूफी को याद रखेगा? देखो क्योंकि मरीनफोर्ड वॉर कभी हुई ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि साबो ने अपनी याददाश्त वापस नहीं पाई तो वो पहले लूफी को नहीं पहचानेगा। लेकिन लूफी के चेहरे को गौर से देखने के बाद उसकी याददाश्त वापस आने लगेंगी और वो फुट फुट कर रोने लगेगा। साबो के साथ होने से लूफी और लो ड्रेसरोसा की पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वेल इक्विप्ड होंगे। ये देखते हुए कि डोफ्लेमिंगो जल्दी ही हार गया है, अल्कोजी इंटरवेन नहीं करेगा और खुशी खुशी स्ट्रॉ हैट्स को वहाँ से जाने देगा। सारी फाइटिंग के ड्रामा साबो को अपनी सुपीरियर हाके दिखाते हुए देखने का मौका मिलेगा जो लूफी को अपने पावरफुल बड़े भाई तक पहुंचने के लिए और भी मोटिवेट करेगा क्योंकि लूफी डोफ्लेमिंगो से आमने सामने होगा और भले ही ये आसान नहीं होगा वो गियर 4 यूज करके उसे हरा देगा। ये देखते हुए कि डोफ्लेमिंगो पूरे देश को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था और वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा उसका खिलाफ कोई एक्शन न लिए जाने पर अल्कोजी ऑफिशियली मरीज छोड़ देगा अपने खुद के जस्टिस को प्रश्योर करने के लिए। जब ये सब हो रहा होगा एस दुनिया भर में व्हाइट बेड के लिए मिशन रिफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन वो सब कुछ तुरंत रोक देगा जब उसे व्हाइट बेड की कंडीशन खराब होने का मैसेज मिलेगा। एस तुरंत शिप पर वापस जाएगा सिर्फ ऑप्स को अपनी मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ देखने के लिए। अपने क्रू के साथ हार्टफेल्ट मोमेंट शेयर करने के बाद व्हाइट बेड अपनी जेन चेयर पर एक धमाकेदार पोज में मर जाएगा। अब तुम्हें ये अजीब लग सकता है कि व्हाइट बेड इतनी जल्दी मर क्यों गया, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि ये बंदा इतना बीमार था कि उसे हर वक्त मेडिकल इक्विपमेंट से कनेक्टेड रखा जाता था। फ्री टाइम स्किप में भी और वो हाकी भी यूज नहीं कर पा रहा था तो ये सीन बनता है कि टाइम स्किप के बाद उसकी बीमारी आखिरकार उसे इस दुनिया से अलविदा करा देगी। खैर उसके फ्यूनरल के बाद व्हाइट बेड पायरेट डिस्बैंड हो जाएंगे और एस एक बार फिर इंडिपेंडेंट पायरेट बन जाएगा। अपने स्पेड पायरेट्स का पुराने क्रू फिर शायद से रीग्रुप कर सकता है और सबसे पहली चीज वो करेगा फिशमैन आइलैंड पर जाना ताकि ये श्योर कर सके कि व्हाइट बेड की मौत के बाद वो गलत हाथों में ना चला जाए। जल्द ही बिग मॉम के कुछ पायरेट आइलैंड पर आएंगे उसे क्लेम करने के लिए, लेकिन स्पेड पायरेट जिन्बे के साथ अपनी जगह पर डट कर खड़े रहेंगे आइलैंड को अपनी प्रोटेक्शन में लेते हुए। लेकिन भले ही वो बिग मॉम पायरेट्स को फिलहाल हराने में सक्सेसफुल रहे और एस और जिन्बे को जल्द ही रियलाइज होगा कि बिग मॉम के अटैक्स कभी नहीं रुकेंगे जब तक वो उसे सीधा कन्फ्रंट नहीं करते। तो फिशमैन आइलैंड को रिग्यो आर्मी के चार्ज में छोड़कर स्पेड पायरेट्स टोटल लैंड के लिए निकल पड़ेंगे। वो तो अब आइलैंड पर निकल पड़ेंगे। आप लोग अगर अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइलैंड पर पहुंचकर उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एस का क्रू आखिरकार वोल के आइलैंड तक पहुंच जाएगा। मजेदार बात ये है कि एस वहाँ उसी वक्त पहुंचेगा जब स्ट्रॉ हैट्स पहुंचेंगे और लूफी को वहाँ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाएगा। और जब वो वहाँ पहुंचेगा तो उससे पूछेगा तू यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन लूफी के पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होगा क्योंकि क्रैकर जल्दी ही उन्हें रोकने आएगा। साथ में लड़ते हुए दोनों नामी के साथ क्रैकर को आसानी से हरा देंगे, लेकिन फिर जल्दी से एरिया एवोकेट कर लेंगे इससे पहले कि बिग मॉम की पूरी आर्मी आ जाए। थोड़ी सांस लेने का मौका मिलेगा। दोनों भाई
एक साथ कुछ वक्त बिताएंगे ताकि डिस्कस कर सके कि वो दोनों एक टाइम पर वोल किंग आइलैंड कैसे पहुंचे। इन चीजों पर भी डिस्कस करेंगे। पहले तो एस लूफी को सांजी को बचाने के लिए जज करेगा, क्योंकि वो क्रू को अपनी मर्जी से छोड़ के गया था और लूफी को उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये रियलाइज करने के बाद कि सांजी लूफी के लिए फैमिली जैसा है, एस अपने छोटे भाई के साथ सिंपैथाइज करेगा। अपनी बातचीत के दौरान एस को लूफी से ये भी पता चलेगा कि साबो किसी तरह जिंदा है और उसने एक्चुअली लूफी की डोफ्लेमिंगो से लड़ाई करने में हेल्प करी थी। एस इससे बिल्कुल शॉक्ड हो जाएगा और लूफी से प्रॉमिस करेगा कि वो तीनों एक दिन जरूर मिलेंगे। खैर उसके बाद दोनों क्रूज अपने प्लान का हिस्सा पूरा करने के लिए अलग अलग हो जाएंगे। एस बिग मॉम को टारगेट करने पर फोकस करेगा, जबकि लूफी सांजी को रिट्राइव करने पर फोकस करेगा। इस प्रोसेस में लूफी फायर टैंक पायरेट्स के साथ फिर से अलायंस बना लेगा। स्ट्रो हेड्स फिर बैटिंग क्रैश करेंगे, वैसे ही जैसे उन्होंने मेन स्टोरी में किया थी, सिर्फ इस बार एस सब कुछ छिपकर देखता रहेगा। लूफी ने जो भी चाओस मचाया होगा उससे एस का खुद का असैसिन प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और वो अपने छोटे भाई पर इतना रेकलेस होने के लिए काफी गुस्सा होगा। एस चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा देगा उस पॉइंट तक जब कैटेगरी बीच में कूद पड़ेगा। ये सेंस करके कि लूफी कैटेगरी जैसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एस तुरंत उनकी बैटल इंटरप्ट करेगा ताकि अपने भाई और उसके क्रू बचा सके। लेकिन लूफी होने के नाते वो ऑब्वियसली अपने भाई को छोड़कर नहीं जाएगा और एस और कैटेगरी के बीच की बैटल को देखता रहेगा। अपने डेविल फिट एबिलिटीज का यूज करके एस आसानी से अपने दुश्मन पर हावी हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन जल्द ही बदल जाएगी जब कैटेगरी अपने एडवांस और विजन हाकी पूरी तरह यूज करने लगे और एस पर कुछ जबरदस्त पंचेस लैंड करेगा। एस की सेफ्टी के लिए डरते हुए लूफी कैटेगरी के मूवमेंट्स को एनालाइज करेगा और अपने भाई को बचाने के लिए उस लड़ाई में कूद पड़ेगा। इससे पहले कि कैटेगरी उसे फिनिश कर दे, आखिरकार कंबाइंड एफर्ट से दोनों भाई कैटेगरी को हरा देंगे और अपने क्रू के साथ वोल किंग आइलैंड से बच निकलेंगे। एस फिर पेडोरोस से पहली बार मिलेगा और साथ में वो ट्रिप्रोसा की कैंडी को मेल्ट करने के लिए टीम करेंगे, जिसका मतलब कि पेडोरो को इस बार खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। जब वो भाग रहे होंगे उनको जितने भी शिप्स होंगे घेर लेंगे, जो स्पेड पायरेट्स को अपने शिप छोड़कर थाउजेंड सनी पर सवार होने के लिए मजबूर कर देंगे। इस सब के बाद स्पेड पायरेट्स और स्ट्रो हेड्स को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने का, अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने का कुछ टाइम मिलेगा। कुछ दिन बीत जाएंगे और उनकी जर्नी के दौरान एस, लूफी और सांजी को अपनी नई बाउंटीज मिलेंगी। एस थोड़ा अनोयड होगा लेकिन आखिर में खुश होगा कि उसके छोटे भाई की बाउंटी उससे ज्यादा हो गई है। उन्हीं न्यूज़पेपर में एस और लूफी को पता चलेगा कि रेवरी के दौरान साबो के साथ क्या हुआ, जो उन दोनों को स्पीचलेस कर देगा। लूफी फिर एस को रिवील करेगा कि वो अगला वानो जाने का प्लान कर रहे हैं ताकि काइडो को हरा सके। एस ये सुनकर शॉक्ड हो जाएगा और लूफी से ऐसा ना करने की भीख मांगेगा, क्योंकि वो खुद जानता है कि काइडो कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये देखने के बाद कि लूफी पीछे नहीं हटेगा, एस हेल्प करने के लिए अग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाइयों ने अतीत में वानो की जमीन को उसकी टाइनी से आजाद करने का वही प्रॉमिस किया था। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इस वर्जन की स्टोरी में बिग मॉम और काइडो बहुत जल्दी टीम अप करेंगे, ये देखते हुए कि एस और लूफी साथ में कितने ट्रबलसम हो सकते हैं। तो क्या दोनों भाई साथ में काम करके आखिरकार एम्प्रेस को हरा पाएंगे और अपना गोल अचीव कर पाएंगे, या वो बुरी तरह तबाह हो जाएंगे? जैसे ही थाउजेंड सनी वानो के किनारे के पास पहुंचेगी, एस लूफी से कहेगा कि वो बाकी क्रू को लेकर आगे बढ़ता रहे, जबकि वो पास के स्फीनिक्स आइलैंड पर एक सोलो मिशन पर जा रहा है, एक पुराने दोस्त से मिलने। चीजें ज्यादातर वापस ही होंगी जब स्ट्रो हेड्स वानो पहुंचेंगे और जल्द ही एस उन्हें ज्वाइन कर लेगा। बाकी अलायंस के साथ चीजें डिस्कस करने लगेगा। वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाएगा कि वानो में ओडिन के साथ क्या हुआ और काइडो को नीचे लाना और व्हाइट बियर्ड के पुराने क्रूमेट का बदला लेने के लिए और भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। जब मीटिंग चल रही होगी, काइडो फ्लावर कैपिटल पर अचानक रेड कर देगा, लूफी को रेकलेस एक्शन में कूदने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन हम सब लूफी को जानते हैं और ऐसा नहीं होने वाला। एस फिर अलायंस मेंबर को ओडिन कैसल एविकेट करने में हेल्प करेगा, इससे पहले कि वो ब्लास्ट हो जाए। लूफी फिर से प्रिजन में पहुंच जाएगा। वो हुगारियो और किड से मिलेगा, ये मानते हुए कि लूफी खुद को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ है, भले ही वो पकड़ा गया है। एस उसके बजाय अपने एफर्ट्स वानो के बाहर बिग मॉम पायरेट्स को इंटरसेप्ट करने पर फोकस करेगा। उसके एम्बेस के दौरान मार्को भी अचानक आ जाएगा ओड्स को बराबर करने के लिए और साथ में वो बिग मॉम को उसकी शिप से गिरा देगा। कुल मिलाकर सिचुएशन मेन स्टोरी की तरह अनफोल्ड होगी, बस किंग के बिग मॉम को हराने की बजाय। यहाँ पर एस और मार्को होंगे। बिग मॉम ऑब्वियसली ओरिजिनल की तरह सरवाइव कर लेगी और चोपर और तामा को हराएगी। खैर एक एम्प्रेस से निपटने के बाद एस अपने छोटे भाई को आजाद कराने के लिए उडोन जाएगा, लेकिन वो वहाँ उसी वक्त पहुंचेगा जब बिग मॉम पहुंचेगी। बिग मॉम और क्वीन के बीच छोटी सी झड़प के बाद जब उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, वो ओगानिशामा, यार नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, की तरफ बढ़ेगी। एस फिर अपना
नया मूव चलेगा। शिकर बाहर आते हुए चोपर और राइजो को प्रिजनर्स से डील करने में हेल्प करने के लिए लगभग उसी टाइम मार्को और लो कुमोनो और दूसरे मेंबर्स के साथ रेड के बारे में स्ट्रेटेजी करने के लिए मिलेंगे। तो लाइकली है कि एस लूफी के साथ उडोन में कुछ टाइम स्पेंड करेगा ताकि वो दोनों अपनी एडवांस हाकी स्किल्स को होन कर सकें। जल्द ही रेड की रात आ जाएगी और पूरा अलायंस इस जगह के लिए निकल पड़ेगा। भाई नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं इसका। इस वर्जन की स्टोरी में अलायंस में स्पेड पायरट्स मोरक्को जिनको 3 सुपरनोवा क्रूज शामिल होंगे साथ काम करते हुए। वो जल्दी से इस जगह पर इन्वेड करेंगे और सबसे पहली चीज जो एस करेगा वो स्ट्रक्चर के अंदर अपने दोस्त यामाटो को ढूंढने का होगा। वो आखिरकार उसे ढूंढ लेगा और यहाँ पर एक हमारा बिटर स्वीट रियूनियन होगा, लेकिन उनके पास बात करने का टाइम नहीं होगा क्योंकि काइडो जल्दी ही अनाउंस करेगा कि उसने मोमोनोसुके को होस्टेज बना के रखा है। और यहाँ पर हमारी यामाटो एस को पीछे छोड़ देगी बाद में उससे मिलने का वादा करके। छत की तरफ बढ़ते हुए एस रास्ते में कुछ गिफ्टर्स को खत्म कर देगा इससे पहले कि वो लूफी और उसके दोस्तों को पहले ही बैटल में एंगेज कर पाए। तो एस और लूफी काइडो से लड़ने शुरू कर देंगे जबकि लो और किड अलग फ्लोर पर बिग मॉम से स्ट्रगल कर रहे होंगे। चाओस के बीच यामाटो और मोमोनोसुके इस जगह को फैंटम से रोक देंगे और आइसलैंड को उड़ाते रहने की कोशिश करेंगे। कई बार किलिंग ब्लो डिलीवर करने में फेल होने के बाद काइडो डुओ से लड़ते हुए और भी एग्रेसिव हो जाएगा जब तक हमारा ये CP0 का बंदा इंटरवेयर करके लूफी पर एम्बिश ना कर दे। एस से होने से रोकने में बहुत लेट हो जाएगा और अपने भाई को भाव में दम तोड़ते हुए देखते हुए गुस्से से बहरा हो जाएगा। एस तुरंत अपने डेविल फ्रूट अवेकन करेगा और बैटलफील्ड जो साथ देने वाली गर्मी से उस CP0 वाले को बंदे को 2 सेकंड में मार देगा। ये नया पावर अब एस को काइडो के साथ बराबरी का मुकाबला करने में हेल्प करेगा और वो उस पर कुछ सॉलिड हिट लैंड करने में कामयाब होगा। लेकिन यहाँ काइडो जैसे बीस्ट को हराने के लिए काफी नहीं होगा और जल्दी ही एस थक कर जमीन पर गिर जाएगा पूरी एनर्जी खत्म होने के बाद। लेकिन फिर अचानक लूफी का दिल एक बार फिर धड़कने लगेगा जब वो अपने लेजेंडरी नी का फॉर्म में अवेकन होगा। ठीक एस की आंखों के सामने लूफी काइडो को उसी कार्टूनिस्ट तरीके से हराएगा जैसे उसने मेन टाइमलाइन में किया था और एस कूद कर उसकी हेल्प करने में हेजिटेट नहीं करेगा। राह के अंत तक दोनों भाई साथ काम करके काइडो को पूरी तरह तबाह कर देंगे। बाद में एस और उसका क्रू आखिरकार वानो छोड़ देगा और फिशरमैन आइलैंड वापस जाएगा उसे चेक करने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में होगा एक चमकती हुई रोशनी की किरण स्पीड पायरेट को उनके रास्ते में रोक देगी। जिस आइलैंड से वो परिचित है लुलूसिया वो अचानक तबाह हो जाएगा और समुद्र में सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा बचेगा। उस गड्ढे से आते हुए एस एक छोटी सी शिप देखेगा जिस पर एक जाना पहचाना पैसेंजर सवार होगा और वो फुट फुट कर रोने लगेगा। ये बंदा हमारा साबो होगा। इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफी लंबी हो चुकी है। जिसको पसंद आई हो ये स्टोरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, इसको बस मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी जरूर मुझको बताना। अगर ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हो और तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।